आप लोग क्लास 1 को देख चुके होंगे और आज आपके सामने ये क्लास 2 है। इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब हुआ, कब का है प्रोजेक्ट एलिफेंट? 1992 का है। एलिफेंट क्या है, हाथी क्या है? आपका भारत का विरासत पशु है हाथी। आपको याद करना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है, 1992। देखिए क्लास दूसरी है ये, 31 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले के 30 क्वेश्चन जो थे वो हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये ट्रिकी नंबर 1 का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे आपका है कि क्योटो प्रोटोकॉल, इसका टारगेट क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब बना था प्रोटोकॉल? ये 1997 में। कहाँ? जापान। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर है? होनोलुलु। ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र या सूचना केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। भारत में कहाँ पे पड़ता है? हैदराबाद में। और अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पे पड़ता है? होनोलुलु, अमेरिका में। आगे देखिएगा, पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी को ज़्यादा सोखता है, पानी ज़्यादा खींचता है। ठीक है, PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है मैंने, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। अगला देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये कहाँ पर पड़ता है? UK, मतलब उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, आप बताएंगे उत्तराखंड में है। आगे देखिएगा, रेड डाटा बुक, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आप बताएंगे IUCN के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसकी IUCN जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हो जाएगी फुल फॉर्म किसकी? IUCN। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि रेड डेटा बुक जो होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जो विलुप्त होने की कगार पर जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उसमें इसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये सीरीज जो चल रही है, मिशन लेखपाल सीरीज, ये आपको लास्ट तक मिलती रहे। और मैंने इसमें ये भी प्रयास किया है कि आपको सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही दिए जाएं और अच्छे अच्छे फैक्ट ही आपको बताए जाएं याद करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला लिखा हुआ है कि सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर किसे कहते हैं? तो एक्सीडेंट के बाद का जो पहला घंटा होता है, जिसमें जान बचाने की सबसे अधिक संभावना होती है, उसे कहते हैं गोल्डन आवर। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट सफारी पार्क, ये कहाँ पर है? आपका नोएडा में। इस पर निर्माण चल रहा है अभी। थोड़ा ये देखिए, UPGK सबसे ज़्यादा आने वाला है आपका लेखपाल में 20 अंक का। तो हमने UPGK के लिए कुछ अच्छा कमांड भी किया है। यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है कि रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है? रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। कहाँ पर?
चित्रकूट में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है आपका? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है आपका? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा। ये 4 जिले जो हैं वो लगते हैं। अगर पूछे कि यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार, तो आप बताएंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। यूपी का सबसे बड़ा है ये। और यूपी का सबसे छोटा कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर। आगे देखिएगा आप लोग। सबसे पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कहाँ पड़ता है? चंदौली में। कब बना था ये? 1957 में। 1957। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि ई कचरा नियम, ये कब आया था? स्टार्टिंग में 2016 में लागू हुआ था। और ई कचरा नियम में संशोधन कब किया गया था? 2022 में। कब किया गया? इसमें 2022 में संशोधन किया गया। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ये कहते हैं बांस को। बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। अब अगला है आपका कि प्रोजेक्ट हंगुल, ये कब का है? यह है 1970 का। प्रोजेक्ट हंगुल 1970। ये हंगुल जो है वर्ड वो आपका कहाँ पाया जाता है? दाचीगाम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। कहाँ? दाचीगाम नेशनल पार्क। हम लोगों ने कितने प्रोजेक्ट यहाँ पढ़े हैं? हम लोगों ने पढ़ा है आपका प्रोजेक्ट हंगुल 1970। ये याद करना है, ठीक है? आपको अभी याद करते हुए चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 पढ़ा है हम लोगों ने। इसके बाद देखिए आप लोग, हमने पढ़ा है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, ये भी पढ़ा हमने। अभी देखते रहिएगा आगे हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं। अगला देखिएगा, विशाखापत्तनम में गैस रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। कौन सी गैस थी? स्टायरीन गैस थी, इसका रिसाव हुआ था, स्टायरीन। अगला है आपके सामने कि प्रोजेक्ट राइनो, ये कब कब का है? ये 2020 का है। कहाँ हुआ था ये? असम में। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट राइनो। कब से स्टार्टिंग हुई थी? 2020 से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस लिए है? जैव सुरक्षा के लिए है। काहे के लिए है? जैव सुरक्षा के लिए है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अगला लिखा हुआ है आपका कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है वो क्यों होता है? पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किस लिए होता है? पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। पूछा जाए आपसे कि इटाई इटाई रोग क्यों होता है? तो ये होता है कैडमियम प्रदूषण से। किस लिए होता है? कैडमियम प्रदूषण से होता है। इससे क्या होता है? इटाई इटाई रोग से हड्डियों में अत्यधिक दर्द होता है। मतलब हड्डियां जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किससे? इटाई इटाई रोग से। अगला देखिएगा आप लोग, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं मनाया जाता है 5 जून को। अगर आपसे पूछने बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हम आपसे पूछने अगर, बताओ कब मनाया जाता है? आप बताओगे ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है। मिनी माता रोग होता है पारे के कारण। मिनी माता रोग, पारा होता है ना HG, जैसे आप HG कहते हैं, संकेतांक होता है मरकरी कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? मरकरी होता है ना पारा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग।
अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी यूपी स्पेशल। देखिए यूपी स्पेशल का काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है यहाँ पर। यूपी स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। 20 अंक की यूपी स्पेशल आपकी आएगी, आप जानते हैं ये बात। तो यहाँ पर क्या आज कवर करेंगे हम लोग, देवी पाटन। जैसे देवी पाटन मंडल है, इसमें 4 जिले आते हैं आपके। कौन कौन से? गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। देवी पाटन का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? गोंडा में पड़ेगा। कहाँ पर? गोंडा में। अब आगे देखो, यहाँ पर एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। गोंडा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखो गोंडा जो है किससे किससे लगता है। ये गोंडा यहाँ पर है, तो ये श्रावस्ती ऊपर साइड में आपका, उत्तरी साइड में है। बहराइच, बाराबंकी लगता है यहाँ पर। अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये इसके जो टच करते हैं जिला, वो जिला हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, हाँ, हमें समझना क्या है गोंडा के बारे में, ये समझो आप लोग कि गोंडा जो है घाघरा और सरयू के तट पर बसा है। कहाँ पर? घाघरा और सरयू के तट पर बसा है। गोंडा जो था वो कोसल महाजनपद का हिस्सा था। किसका? कोसल महाजनपद। याद कीजिएगा इस पॉइंट को, ये कोसल महाजनपद का हिस्सा था। इसका प्राचीन नाम क्या था? गोनर्द। अब गोंडा की जेल के बारे में बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी को इसे फांसी दी गई थी। कब? 1927 में दी गई थी, काकोरी कांड में। राजेंद्र लाहिड़ी को, अब पूछेगा आपसे कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी किस जेल में दी गई थी, तो आप बताएंगे कि गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी इनको। कब फांसी दी गई थी? 1927 ईस्वी में। अब हम देखेंगे कि गोंडा में जो स्थल हैं आपके, पर्यटक स्थल हैं, कौन कौन से हैं। देखो, श्री स्वामी नारायण मंदिर है। कहाँ पर है आपका? गोंडा में है। पृथ्वीनाथ मंदिर कहाँ पर है आपका? गोंडा में है। बाराही देवी कहाँ पर है आपका? गोंडा में है। खैरा भवानी कहाँ पर पड़ता है आपका? गोंडा में। इसमें कौन कौन से पक्षी विहार हैं, तो पार्वती दरगाह। पार्वती दरगाह पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि पार्वती दरगाह पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में। गोंडा के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। आगे देखिए बहराइच। बहराइच, देखिए बहराइच से कौन कौन से जिले, कौन सा देश टच करता है। देखिए गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, नेपाल अदर कंट्री है, दूसरा देश है ये, और श्रावस्ती, ये बहराइच से टच होते हैं। अब देखिए बहराइच के बारे में, प्राचीन काल में इसे गंधर्व क्षेत्र कहा जाता था। गंधर्व क्षेत्र किसे कहा जाता था? बहराइच को। किसे कहते थे? बहराइच को। बहराइच माने भराइच, यानी भर राजवंश के कारण इसको कहा जाता था बहराइच, लेकिन पहले इसको कहा जाता था भराइच। और भराइच क्यों कहा जाता था? भर राजवंश के कारण कहा जाता था भराइच, और ये भराइच से पड़ा है बहराइच। सरयू और घाघरा इस जिले की प्रमुख नदियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बहराइच जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे कि सरयू और घाघरा ये है। महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र यहीं रहते थे। कौन? ऋषि अष्टावक्र कहाँ रहते थे? बहराइच में रहते थे। ये कौन थे? महाराजा जनक के गुरु थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बहराइच में, इसमें पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। देखिए मारी माता मंदिर यहीं पर है, मारी माता मंदिर, ये सभी बहराइच की चीज़ें हैं। देखिए मेरी वीडियो भले ही थोड़े कम टाइम के रहे, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ही सुपर मिलेगा आपको। जब आप तैयारी करेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ बिल्कुल सही कहा है, और जब आप पेपर देखेंगे तो भी आप समझेंगे हाँ जो बताया गया था सिर्फ वही बताया गया है इसमें। देखिए पेपर का कहने का मतलब क्या है कि जब पेपर जो अभी आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसमें क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट तैयारी करने वाले, तो लेवल तो कुछ नहीं कहा सकता है कि कैसा लेवल आएगा। एक स्टूडेंट का काम होता है अपनी तैयारी करना। आपको सिंपल चीज़ें पढ़नी है, हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी है, ताकि ये ना अफसोस हो कि सिंपल आ गया हमने हाई लेवल पढ़ रखा था, या हाई लेवल आ गया हमने सिंपल पढ़ रखा था। तो कंप्लीट तैयारी कीजिएगा,
पेपर कैसा भी आए, आपका काम है पेपर करना। जिसे लिखा हुआ है संधारण मंदिर कहाँ पड़ता है, बहराइच में। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है, बहराइच। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, स्टार बना दिया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है इसे, ठीक है, इसको याद जरूर कीजिएगा। कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ है, बहराइच, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। महाराजा सुहेल देव स्मृति द्वार कहाँ पड़ता है, ये भी बहराइच में पड़ता है। ये 3 चीज़ें तो आप याद कर ही लीजिए, ठीक है। ये बहराइच की। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है, बहराइच। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बहराइच। महाराजा सुहेल देव स्मृति द्वार कहाँ है, बहराइच। इन 3 फैक्ट को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अब लोग आगे देखिएगा, श्रावस्ती क्या है। श्रावस्ती उत्तर में क्या है, नेपाल। दक्षिण में क्या है, गोंडा। ठीक, बहराइच और बलरामपुर 4 लगे हुए हैं। ये तो एक देश हो जाएगा, कंट्री अलग हो जाएगा। वहाँ के 3 जिले जो हैं लगे हुए हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर। अगर हम लोग बात करें श्रावस्ती के बारे में, देखिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको समझना है कि श्रावस्ती का मुख्यालय कहाँ है। इसे कहते हैं भिंगा या भिंगा। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर, श्रावस्ती में ही दिए थे। कहाँ पर, श्रावस्ती में। और सबसे अधिक समय यही बताया था, कहाँ, यहीं श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और सबसे अधिक समय कहाँ बिताया, यहीं श्रावस्ती में। महाजनपद काल में श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी थी। ठीक, श्रावस्ती क्या थी, कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। कौशल राज्य की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। कब, महाजनपद काल में। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। अनाथ पिंडक यानी बौद्ध भिक्षु, ये थे बौद्ध भिक्षु, इनको क्या कि जेतवन विहार दान दिया था। अनाथ पिंडक जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने जेतवन विहार दान में दे दिया था। किसको दिया था, बुद्ध को दिया था। कौन सा विहार था वो, जेतवन विहार। और किसने दान किया था, अनाथ पिंडक। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है संभवनाथ, ये कौन थे, जैन तीर्थंकर थे। और मक्खली गोसाल कौन थे, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है आपसे पूछने वाला कि आप ये बताइएगा कि मक्खली गोसाल कौन थे। ये आप बताएं, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मक्खली गोसाल। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर श्रावस्ती के बारे में देखें चीज़ें। ठीक है, श्रावस्ती सही समझिएगा, यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट है उसको देखिएगा। लिखा हुआ है जेतवन विहार, ये पर्यटक स्थल कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती में। विभूतिनाथ मंदिर मंदिर ये कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती में। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये श्रावस्ती प्लस बलरामपुर, ये दोनों जिले लगते हैं यहाँ पर। कच्ची कुटी बिहार, पक्की कुटी बिहार, ये दोनों यहाँ रखना सही से, श्रावस्ती में। विपस्यना ध्यान केंद्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विपस्यना ध्यान केंद्र कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती में। ठीक है, सहेत महत या सेहत महत नहीं, सहेत महत है यहाँ पर। ये पुरातत्विक स्थल है जो कहाँ पड़ता है आपका, सहेत महत, यह पड़ता है आपका श्रावस्ती में। श्रावस्ती से रिलेटेड सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस PDF चाहते हैं, आगे कंप्यूटर आगे अभी बलरामपुर भी दे रखा है, पढ़ रहे हैं उसको अभी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा। अगर आप लोग तैयारी को थोड़ा सा बेहतर और करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ये तरीके नंबर से जुड़ जाइएगा। हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, लिखा हुआ है बलरामपुर के बारे में। श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, ये नेपाल देश लगता है। तो ये इन जगहों से घिरा हुआ है आपका बलरामपुर। बलरामपुर जो है कहाँ पर, ये राप्ती नदी के तट पर है। कौन सी राप्ती, कौन सा, बलरामपुर। ठीक है, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, देवी पाटन मंदिर, ये तुलसीपुर में पड़ता है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, बता दिया श्रावस्ती बलरामपुर। कोयलावास
गैसाड़ी, झाली धाम, ठीक है, ये चीज़ें पड़ती हैं आपका बलरामपुर में। जय प्रभा मंदिर, जय प्रभा ग्राम पड़ता है। बिजलीपुर मंदिर, ये याद कर लीजिएगा आप लोग सही तरीके से इंपॉर्टेंट। बिजलीपुर मंदिर कहाँ पड़ता है? बलरामपुर में पड़ता है। अब देखिएगा कंप्यूटर में भी बड़ा रोल लेने वाला है। 15 अंक का आपका कंप्यूटर आएगा। ये सारे नोट्स मैंने ही तैयार किए हैं, ठीक है। तो इसको सही समझिएगा आप लोग। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बता दूंगा याद करने वाली, नहीं याद करने वालों की मैं कहूँगा मत याद करना, ठीक है। कुछ फैक्ट ही बताऊंगा आपको, फैक्चुअल चीज़ें ही बताऊंगा याद करने के लिए, जो याद करने लायक हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले है कि कंप्यूटर क्या है आखिर। तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग आंकड़ों को इकट्ठा करके उससे उपयोगी जानकारी में बदलने में किया जाता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि यह एक स्वचालित तथा निर्देशों के आधार पर काम करने वाला डिवाइस है। इससे भी एग्जाम का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ जानकारी के बेस पर है। देखिए कंप्यूटर का काम क्या होता है? डेटा को प्राप्त करना, डेटा को प्रोसेस करना, गणना करना, आउटपुट तैयार करना, भविष्य में उपयोग के लिए डेटा स्टोर करना, ये हो जाएंगे कंप्यूटर के काम। अब जैसे आपको लिख के दे दे कि कंप्यूटर के काम क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दे, कह दे पहला पहला, दूसरा दूसरा तीसरा, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो कंप्यूटर के काम पर एक बार नज़र डाल दीजिएगा आप लोग कि डेटा को प्राप्त करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, गणना करता है, आउटपुट तैयार करता है, भविष्य में उपयोग के लिए डेटा स्टोर करता है। तो ये हो जाएंगे आपके कंप्यूटर के काम। आगे देखेंगे, समझेंगे कि कंप्यूटर या कंप्यूटर। सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस शब्द से हुई है? तो कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। ये समझिए आप लोग कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? कंप्यूट या कंप्यूटर से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, इसको देखो, कंप्यूटर में क्या है कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? रिचर्ड ब्रेट वेट ने किया था। किस बुक में किया था? द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स। किस बुक में किया था? द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स में किया था, 1613 में। अब जैसे ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये नहीं पूछी जाएगी आपसे कभी भी, याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। इसको देखो आगे, कंप्यूटर क्या कहता है? डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। पहली बात इसको याद कर लो। कंप्यूटर क्या कहता है? कंप्यूटर डेटा को सूचना में संसाधित करता है। क्या कहता है? कंप्यूटर जो होता है वो डाटा जो मिलता है उसको क्या करता है? इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर डेटा को सूचना में संसाधित करता है। देखिए काम क्या होता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। क्या काम होता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। मतलब FD साइकिल किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। फेच करना, फिर डिकोड करना, उसको एग्जीक्यूट कर देना। कंप्यूटर सामान्यतः फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट क्रम में प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। अच्छा आगे समझिएगा आप लोग यहाँ पर, सूचना प्रसंस्करण चक्र। इसमें इनपुट, प्रसंस्करण, भंडारण, आउटपुट को शामिल किया जाता है। ये इनपुट प्रोसेस होकर क्या हो जाता है? आपको मिलता है आउटपुट। जैसे आपने किसी चीज़ को कुछ इनपुट दिया, कुछ इनपुट आप देंगे तो वो प्रोसेस होकर क्या हो जाएगा? आपको प्रोसेस होकर आपको मिलेगा आउटपुट, मिलेगा वहाँ से, ठीक है। अगर आपने किसी को कुछ रॉ फैक्ट दिए तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ डाटा देंगे आप तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। समझ गए आप लोग? आप जैसी आप किसी चीज़ को सूचना देंगे आपको वैसे ही उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए समझ लीजिएगा कि इनपुट क्या होता है, ये समझिए, इसको समझिएगा पहले। देखिए इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर डेटा और निर्देश प्राप्त करता है। कि आप जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर डेटा को निर्देश को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं इनपुट।
जैसे कंप्यूटर आपका ये है, तो आपने जो भी डाटा दिया है, तो ये डाटा जो कंप्यूटर में पहुंचा है इसे कहते हैं इनपुट। फिर ये डाटा जब पहुंचा है इसमें प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद जो आपको मिलेगा वो जाएगा आपका आउटपुट। और जैसा आप कंप्यूटर को देंगे वैसा ही कंप्यूटर उसका रिजल्ट देगा। गार्बेज इन और गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए। अब देखो प्रोसेसिंग क्या होती है। कंप्यूटर सूचना उत्पन्न करने के लिए निर्देश लागू करता है, यानी कि जो आप उसको रॉ फैक्ट्स देते हैं, जो उसको कच्चा तथ्य देते हैं, उसको वो क्या कहता है, प्रोसेस करता है। इसको प्रोसेसिंग करने के बाद आपको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है भंडारण, बाद में उपयोग या भविष्य में उपयोग के लिए सूचनाओं को सहेजना, क्या होता है, भंडारण। आउटपुट क्या होता है कि कंप्यूटर लोगों को उपयोगी प्रारूप में सूचनाएं भेजता है। मतलब आउटपुट क्या मिलता है, कंप्यूटर जो होता है वो लोगों को सूचनाएं देता है, यही उपयोगी सूचनाएं, उपयोगी प्रारूप में क्या भेजता है, सूचनाएं भेजता है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, उनको याद करना है आपको। जैसे लिखा हुआ है कि चार्ल्स वेवेज, यानी क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी भी के एग्जाम में आया था, जूनियर असिस्टेंट में आया था। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स वेवेज को। भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा था आपका, सिद्धार्थ। भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। HEC2M, भारत का पहला कंप्यूटर जिसे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था। HEC2M, भारत का पहला कंप्यूटर जिसे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी कोलकाता द्वारा, यह कोलकाता में स्थापित किया गया। आगे देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर साक्षर क्या होता है। कंप्यूटर साक्षर किसे कहते हैं। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जा सकता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन चलाना जानता हो। मतलब अगर आप कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर आप उन्हें चला लेते हैं तो आप कहलाएंगे कंप्यूटर के साक्षर, यानी कंप्यूटर पढ़े लिखे। तो इसी क्रम में आता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी, ये 2 दिसंबर 2001 से। मनाते कब हैं, 2 दिसंबर से। मतलब 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कब से स्टार्टिंग हुआ था, 2 दिसंबर 2001 से। 2 दिसंबर 2001 से स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, थोड़े से और फैक्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है, देखिए आपको जो आधा घंटे क्लास मिलेगी इसमें बहुत सारे फैक्ट में बता दिए हैं। ये आपका सेकंड क्लास था, अभी आपका ये सेकंड क्लास ही है। और हमने यहाँ तक अभी पहला क्लास देखिए, आप लोगों ने देखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको PDF मिलती रहेंगी, ठीक है। लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे 6 भाग होते हैं। CPU होता है, तो हम CPU की बात करें, इसके फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होती है आपकी CPU। ऐसे देखिए, इनपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, संचार उपकरण, ये 6 चीज़ें आती हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख। ये भाग होते हैं 6। आगे देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है डाटा। डाटा क्या होता है, द फैक्ट्स और फिगर के संग्रह को डाटा कहा जाता है। और डेटा कैसा, और डेटा हमेशा असंसाधित होता है। मतलब डेटा होता है, द फैक्ट्स इन्हें कहते हैं असंसाधित। रिकॉर्ड क्या होता है, डेटा के संग्रह को रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। जो डेटा होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, संग्रह कर लेते हैं उसको कहते हैं रिकॉर्ड। अब नहीं समझते कि हमारा रिकॉर्ड निकाल दो, रिकॉर्ड क्या हमारा मतलब, हमारे बारे में जो जानकारी आपके पास एकत्रित है, जो हमारे बारे में आपके पास जो जानकारी इकट्ठी रखी हुई है, उसको कहते हैं हम लोग रिकॉर्ड, वो होता है रिकॉर्ड। आगे देखो आप लोग, देखिए सूचना। आगे क्या लिखा हुआ है, सूचना क्या होती है कि डेटा के संसाधित रूप को सूचना कहते हैं। आपने जो डेटा दिया है उस प्रोसेस होकर जो मिलता है वही होती है आपकी इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने दिया है डाटा, आप डाटा देंगे, डाटा जाएगा कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर क्या करेगा, इसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद जो मिलेगा वो होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, यानी इसे हम कहेंगे सूचना। आगे समझिए आप लोग यहाँ पर,
लिखा हुआ है कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, कंप्यूटर के कौन कौन से काम है वो देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकारता है। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। जैसे जो भी टाइप किया जाए या जो भी सबमिट किया जाए इनपुट होता है। जैसे आपने कोई कीबोर्ड से टाइप कर दिया या जो आपने सबमिट कर दिया कंप्यूटर में, वो क्या हो जाएगा, उसे इनपुट कहते हैं। फिर क्या है, डेटा को दिए गए निर्देश के अनुरूप सूचना में बदलना, मतलब डेटा आप जो देंगे उसको जो निर्देश के अकॉर्डिंग बदलना, ये कंप्यूटर के काम है। जो आपने निर्देश दिया उसके हिसाब से बदल देगा। और आगे क्या है उसको देखो, आगे कह रहा है कि डेटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करके रखना। कंप्यूटर का ये भी काम है। कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी आप डेटा देते हैं तो डेटा और सूचना को क्या करता है, भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करके रखता है। डाटा का विश्लेषण करके आउटपुट देता है कौन, कंप्यूटर। अच्छा, फिर एक चीज़ बताएगा कि कंप्यूटर में मतलब क्या डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। डेटा का उपयोगिता के आधार पर डेटा का विश्लेषण करना ही कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। उपयोगिता के आधार पर, यूजेस के आधार पर। जैसे हम बात करें कि कंप्यूटर की विशेषताओं में देखें, स्पीड या गति क्या होती है। कंप्यूटर की गति को MIPS, यानी अब देखो आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछता है MIPS का। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो कंप्यूटर की जो गति होती है उसको मापते हैं MIPS में मापते हैं। और MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। आगे देखिएगा, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी क्या होती है। कंप्यूटर 100% सटीक परिणाम देता है। मतलब आप कंप्यूटर में जो इनपुट देंगे आपको वैसा ही आउटपुट मिल जाएगा। हम कह सकते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर काम करता है कौन, कंप्यूटर। अब आपसे GIGO की फुल फॉर्म पूछता है तो क्या बताएंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलिए आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है डिलीजेंस यानी लगन। कंप्यूटर एक मशीन है जो कभी थकती नहीं है, बिना रुके काम कर सकती है। बस इसके पास पावर सप्लाई होनी चाहिए, इसको लाइट मिलती रहनी चाहिए, बस कभी नहीं थकेगा, काम करता रहेगा क्योंकि ये मशीन है। आगे बहुमुखी प्रतिभा मतलब कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय यंत्र है, इससे अनेक कार्यों को संपादित किया जाता है। कंप्यूटर से अनेक कार्यों को किया जाता है, तभी से कहते हैं बहुउद्देशीय यंत्र है, बहुमुखी इसमें प्रतिभा है। तो इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने अगर यहाँ तक आप लोग बने रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वास्तव में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आज का ये सेकेंड क्लास था, ये समझिए आप लोग। अगर सेकेंड क्लास में मैंने बहुत सारे फैक्ट बता दिए। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे देखो यहाँ पर, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं ताकि अगली क्लास शुरू होगी तो वहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। देखो 50 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए यहाँ तक, ठीक है। इसमें पर्यावरण आपदा ये सब शामिल थे जो क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के बाद में ये देखो, ये कम से कम मैंने करा दिए हैं आपको। ये यहाँ से कहानी चल रही है आपकी लगातार, और लगभग 50 क्वेश्चन तो मैंने आपको इधर भी करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन हो गए होंगे इधर वन लाइनर में। वन लाइनर अगर फैक्ट देखें 50 से ज़्यादा ही होंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि हम जब अगली क्लास शुरू करें, क्लास नंबर 3, तो क्लास नंबर 3 100 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ पर। क्योंकि 50 क्वेश्चन मैंने आपको वैसे लिखित वो पहले क्लास में हो गए थे 30, दूसरी क्लास में 50, 20 क्वेश्चन वैसे कराए। उसके बाद 50 क्वेश्चन तो UPG के कंप्यूटर के हो गए होंगे आराम से। तो आगे की जो आपको क्लास मिलेगी वो आपको मिलेगी 101 नंबर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम सिर्फ बेहतर कंटेंट देना है आपको। और आपके लेखपाल से संबंधित जो भी डाउट हो आप लोग तुरंत पूछिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।